हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। विकास ऑनलाइन एजुकेशन के शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बचे हुए समय में आरआरसी ग्रुप डी का तैयारी कैसे करें, यानी कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी को कैसे किया जाए, कौन कौन सा किताब को फॉलो किया जाए, कौन सा रूटीन को फॉलो किया जाए, स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए, एक दिन में कितने घंटे स्टडी किया जाए, एक दिन में कितने सेट पेपर को लगाया जाए, ताकि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ग्रुप डी का नौकरी को ले सके। तो सभी चीजों पे, सभी बिंदुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही काफी लाभदायक होने वाला है जो कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम भी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम लोग सभी बिंदुओं को बात करने वाले हैं कि कैसे एग्जाम होगा, कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, पहले क्या होगा, फिर मेडिकल कब होगा। तो सभी चीज के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितना था। देखिए दोस्तों, टोटल वैकेंसी 1,03,769 वैकेंसी था, जो कि काफी ज्यादा वैकेंसी है और पहले इतना ज्यादा यहाँ पे पोस्ट नहीं था। ठीक है, और इससे पहले यहाँ पे इतना ज्यादा वैकेंसी नहीं आया था, लेकिन इस बार जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी के तौर पे आपको तोहफा दिया गया है, जो कि 1,03,769 वैकेंसी है। और इस बार पोस्ट भी बहुत ही अच्छा है। इसमें वर्कशॉप में भी पोस्ट है, असिस्टेंट सिग्नल का भी पोस्ट है, यानी पॉइंट्समैन का भी पोस्ट है, असिस्टेंट ट्रैफिक का भी पोस्ट है। यानी कि बोले तो इस बार आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अच्छा खासा इसमें वैकेंसी भी है और पोस्ट भी इस बार बहुत ही अच्छा है। तो आपको 1,03,769 वैकेंसी पे ध्यान ना दे करके सिर्फ एक पोस्ट में ध्यान देना है, एक वैकेंसी में ध्यान देना है, जो कि अपने नाम करना है। अगर एक बार आपको इसको अपने नाम कर लिए तो आपका फिर दुनिया सलाम करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग तो जान ही रहे हैं कि कोरोना काल में कैसा अभी स्थिति बना हुआ है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग अब चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी यानी रिक्रूटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको आप लोग जानते हैं सीबीटी, यानी सीबीटी एग्जाम देना होगा। सबसे पहले आप रेलवे का एग्जाम दीजिए या फिर एसएससी का एग्जाम दीजिए या फिर बैंकिंग का एग्जाम दीजिए, सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पास करना पड़ेगा। और वहां पे 4 पैटर्न पे एग्जाम होगी, यानी कि इस एग्जाम में आपको 4 तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि जीके जीएस, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड क्या, जनरल साइंस। तो आपका 4 पोर्शन में यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम होगा। और इसको पास जैसे ही कर लीजिएगा, वैसे ही आप लोग को कहाँ पे जाना होगा, वैसे ही जाना होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि वहां पे आपको क्या होगा, रनिंग होगा। यानी कि आप लोग 4 मिनट में 1,000 मीटर का रनिंग होगा, यानी कि 4 मिनट में 1 किलोमीटर आप लोग को रनिंग करना होगा। इसका मतलब ये होगा कि अच्छा खासा वहां पे स्पीड को भी मेंटेन करके चलना होगा। ठीक है, और वहां पे पैर और हाथ में आपको सेंसर लगा दिया जाएगा, तो 1 सेकंड का भी वहां पे काउंटिंग होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान ये रखना होगा कि एक एक सेकंड का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग 1 सेकंड से भी अगर वहां पे 1,000 मीटर वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं 1 सेकंड के अंदर में, अगर 1 सेकंड भी आप लोग का देरी हो जाता है तो आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप लोग का होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग होगा। और उसके बाद आपका थर्ड हो जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, और उसके बाद होगा आपका मेडिकल। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उतना ज्यादा खास दिक्कत किसी भी चीज का नहीं होता है। बस वहां पे देख लीजिएगा आपका कि ओबीसी सेंटर लेवल का मांगता है, बस उसी को अच्छे से वहां पे बना करके रखिएगा। और उसके बाद होता है आपका मेडिकल। अगर मेडिकल के बारे में आप लोग बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स में वहां पे कीजिएगा कमेंट कि मेडिकल में कैसा कैसा मेडिकल होता है, किस स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है, सारा चीज का वहां पे बारे में मैं बता दूंगा।
तो वहां पे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कीजिए। तो फर्स्ट में आपका क्या होगा, सीबीटी होगा, उसके बाद क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। अगर वहां पर भी पास कर जाते हैं तो आपके पास फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और सबसे लास्ट में फिर मेडिकल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी दूसरे एग्जाम में पीटी होता है, फिर क्या होगा, मेंस होता है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और एग्जाम पास करके नौकरी ले सकते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। और अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जनरल साइंस से क्या क्वेश्चन आने वाला है, 25 क्वेश्चन आएगा। मार्क्स कितना होगा, 25 मार्क्स होगा। गणित में आपका 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स ही रहेगा। उसके बाद आएगा आपका रीजनिंग का आएगा 30 नंबर का और 30 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। और जीके जनरल अवेयरनेस से यहाँ पे रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। ठीक है, यानी कि जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, गणित का रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल यानी रीजनिंग आपका रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। देखिए आपका ये बहुत ही हार्ड नहीं रहता है। जनरल साइंस का मतलब ये हो गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सभी चीजों के बारे में 10th लेवल का यहाँ पे एग्जाम रहेगा। गणित अगर आप लोग 10 लेवल का यहाँ पे देख लेते हो, अच्छा खासा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रीजनिंग जो है आपका, रीजनिंग वहां पे थोड़ा सा रहता है अच्छा खासा, तो वो भी बहुत ही हाई लेवल का नहीं रहता है। और जनरल अवेयरनेस का मतलब हो जाता है कि जो कि आपका करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल हो गया 100 क्वेश्चन और टोटल 100 मार्क्स का ही रहेगा। तो 100 क्वेश्चन 1.5 घंटा में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अब देखते हैं हम लोग तैयारी इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तैयारी कैसे करें, आखिर कैसे तैयार अपने आप को करें जो एक नौकरी हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आता है आपके पास में मैथ्स, यानी कि 10 लेवल का। अगर जिसको 10 लेवल का मैथ्स जो है लेवल अच्छे तरीके से क्लियर है, सभी टॉपिक 10 लेवल का मैथ्स एनसीईआरटी, तो वो आसानी से यहाँ से निकाल लेगा। देखिए ग्रुप डी का तैयारी तो वहां पे 10 लेवल का ही होता है, लेकिन आपका 7 क्लास का भी 8 क्लास का भी मैथ्स को बनाने के लिए वहां पे आना चाहिए, क्योंकि लाभ हानि आपका 8 7 इस सब में ही है। ठीक है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जैसे कि आपका लाभ एंड हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया, है ना, तो ये सब चीज का वहां पे समय दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज वहां पे आपका क्या होगा, 7 क्लास और 8 क्लास का ही क्वेश्चन में ज्यादातर अच्छा खासा रहता है। तो 10 लेवल बोलने का मतलब होगा कि 10 से ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही रहेगा, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 बुक को रेफर करूंगा आप लोग को, एक तो 10 का एनसीईआरटी और एक आप लोग का क्या, आरएस अग्रवाल का बुक जो आता है आपका अंक गणित का। अगर इसको आप लोग 2 किताब को देख लेते हैं तो आपको किसी भी कोई किताब को और पढ़ने का जरूरत नहीं है। किसके लिए, मैथ्स के लिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं साइंस के लिए। तो साइंस के लिए आपका क्या हो रहा है, साइंस के लिए आपका 10 लेवल का जो किताब आता है, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या फिर एक किताब आता है एस चंद करके, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, तो आपका किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे समझाया गया है। और बस टॉपिक को क्लियर कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं बात बताना चाहता हूं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक को अगर हम लोग क्लियर करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का पूरा टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस किस किस गैस के उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस दिन में होता है या फिर रात में होता है, फोटोसिंथेसिस से कौन सा गैस रिलीज होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में जैसे कि पेड़ पत्ता, तो वो आपका क्लोरोफिल, हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अंदर में क्या होता है, वो किसके कारण वहां पे क्लोरोफिल आता है, क्लोरोफिल के अंदर में क्या होता है। तो ये सभी चीजों को, कोई भी टॉपिक को स्टडी कीजिए तो उसका टॉपिक को बिल्कुल से भी क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तो ही आपका ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ये कर लिए हम लोग बात, 2 किताब को आप लोग स्टडीज कीजिए और किसी भी किताब को स्टडी करने का जरूरत नहीं है। चलिए अब आता है जीके एंड जीएस। तो जीके एंड जीएस के लिए हम आप लोग का यही सजेशन देंगे कि स्पीडी का बुक या प्लेटफॉर्म करके किताब आता है,
उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और एक आपका आता है लूसेंट, बहुत ही जाना माना ये किताब है। ये 3 किताब को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को और कोई किताब देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लूसेंट में आपका सारा चीज वहां पे दिया हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, सारा चीज दिया हुआ है। क्योंकि पॉलिटी भी बहुत अच्छा खासा वहां पे क्वेश्चन आता है, और बहुत हाई लेवल का पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं रहता है। पॉलिटी से बस आपको इतना सा पूछेगा कि संविधान संशोधन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे छुआछूत का आर्टिकल क्या है, ठीक है, वो होता है 17। उपाधि का अंत का कौन सा आर्टिकल से किया गया है, वो होता है 18। तो वो मेन टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हम इसीलिए आप लोगों को बोले कि लूसेंट का जीके को देखिए, और पिछले साल का जो क्वेश्चन सब आया हुआ स्पीडी में वहां पे सारा कुछ दिया हुआ है, उसको देखिए। और प्लेटफॉर्म करके एक किताब आता है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। यानी कि 3 किताब को आपको जीके जीएस के लिए देखना होगा, और किसी भी चीज के लिए आपको कोई और यहाँ पे देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या होता है कि लास्ट का 1 साल का करंट अफेयर्स को आप लोग देख लीजिएगा। और इस बार जब ये एग्जाम होगा तो मैं ये गारंटी बोल सकता हूं कि 2020 का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि 2020 में क्या हुआ था, कोरोना हो गया है, और 21 में भी यहाँ पे कोरोना ही चल रहा है, जिसके कारण से सारा अवार्ड जो देना था वो हो चुका है बंद। ठीक है, इसलिए आपका ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछेगा कहां से, करंट अफेयर्स में 2019, क्योंकि वहां पे सारा क्या दिया हुआ है, अवार्ड दिया हुआ है, हर चीज का अवार्ड दिया हुआ है। लेकिन 2020 में आप लोग देखिएगा सभी अवार्ड को नहीं दिया गया, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का 2020 से नहीं पूछ रहा है। एनटीपीसी का भी वही हाल है, क्योंकि 2019 से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए मेरा सजेशन ये आप लोगों से कि करंट अफेयर जो है लास्ट 1 ईयर और जोड़ में 2019 का भी उसको देख लीजिएगा। सीएम पीएम कंट्रीज अवार्ड, फेमस पर्सनालिटी ग्रांट्स, ठीक है, बुक एंड ऑथर, तो ये सभी चीजों को वहां पे देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पिछले साल का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी चीजों को वहां पे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे आपका एक अनुमान बन जाएगा, एक हैबिट बन जाएगा, आप लोग को एक मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि रेलवे जो है किस टाइप का क्वेश्चन वहां पे पूछती है। क्योंकि पिछले सालों का क्वेश्चन, यानी कि एक किताब आता है जहां पे हम यहाँ पे दिखाए थे आप लोग को, देखिए यहाँ पे रेलवे सामान्य विज्ञान, रेलवे सामान्य भर्ती बोर्ड, जीके का आता है। ठीक है, तो ये सब देखिए यहाँ पे रेलवे सामान्य विज्ञान, यहाँ पे जनरल जीके का एक किताब आता है। ठीक है, रेलवे सामान्य ज्ञान करके आता है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे सारा चीज का करंट अफेयर जो है आपको वहां दिया रहता है, और पिछले साल का भी सारा क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है, उसको भी रीडिंग कीजिएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे रेलवे एग्जाम पूछती है। और 50% एग्जाम, 50% क्वेश्चन जो है रेलवे जो है पिछले साल का ही क्वेश्चन को उठा करके वो दे देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक दिन में सेट पेपर हम लोग को लगाना है, तो चाहे सुबह एक लगाइए, चाहे शाम को एक लगाइए, चाहे दोपहर एक लगाइए, चाहे शाम को एक लगाइए, चाहे शाम एक लगाइए, चाहे रात को एक लगाइए, मतलब कभी भी 2 सेट आपको वहां पे अभ्यास करना ही करना है। और इससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी मालूम चलेगा, एक्यूरेसी मालूम चलेगा। ठीक है, कि आपका 1 घंटे वहां पे 1.5 घंटे का समय लगाइए, देखिए 1.5 घंटे का वहां पे लगना है, घड़ी में अलार्म लगाइए, और उसी के साथ में आपको पेन एंड पेपर, ठीक है, पेन एंड पेपर लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं करने सक रहे हैं उसको एक कॉपी में लिखते जाइए कि भाई मेरा ये टॉपिक क्लियर नहीं है, और उसके बाद उस टॉपिक को जाकर के क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेट पेपर बनाने से यही फायदा होता है कि जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उसको आपको डाउट में रखिए और उस टॉपिक को वहां पे क्लियर करते चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिवीजन पे मेन फोकस होना चाहिए। अगर वहां पे रिवीजन पे मेन फोकस नहीं कीजिएगा तो आपका दिमाग भटक जाएगा। और अगर आप लोग बोलिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक से हम लोग को स्टडी करना है, चाहे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, चाहे करंट अफेयर्स हो गया, या फिर साइंस हो गया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं सारा चीज के बारे में वहां पे बात करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रूटीन को फॉलो कीजिए तो आप लोग का जरूर एग्जाम वहां पे निकल करके आ जाएगा, ये मेरा दावा है। और आप लोग के पास में अभी
1 से 1.5 महीना का टाइम है, क्योंकि अभी एनटीपीसी का पूरा एग्जाम खत्म हो के नहीं खत्म हुआ है। तो अप्रैल में समझ जाइए कि एनटीपीसी का एग्जाम पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अभी 7th फेज बाकी है, और 7th फेज के बाद ही आप लोग का जो है वहां पे जून या जुलाई से आप लोग एग्जाम 100% स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए अभी भी आप लोग का 2 महीना तक आप लोग के पास में समय है, तो अच्छा खासा से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और आप